प्रिय विद्यार्थियों, आज जो मैं ये वीडियो व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये एक वैकल्पिक तंत्र है जिसके द्वारा बिना ज्योतिषीय मापदंडों के भी भविष्यवाणी की जा सकती है। यहाँ ज्योतिषीय मापदंडों से मेरा मतलब है बिना समय, बिना जन्म पत्री के या बिना प्रश्न कुंडली के भविष्यवाणी की जा सकती है। अतः वो इसको मैंने जो शीर्षक दिया है वो है भविष्यवाणियों का वैकल्पिक किंतु प्रभावी तंत्र। मैं एक बार फिर पुनरावृत्ति किए देता हूं, भविष्यवाणियों का वैकल्पिक किंतु प्रभावी तंत्र। प्रिय विद्यार्थियों, यूं तो भारतीय ज्योतिष में अनेक अनेक विधियां हैं जिनके द्वारा सटीकता से फलित किया जा सकता है। पर कई बार क्या होता है, आप अगर ज्योतिषी हैं या ज्योतिष का सामान्य ज्ञान रखते हैं, आप ये देखते हैं कई बार ऐसी स्थिति आती है, आपको एक ऐसा जातक घूमते फिरते अचानक ही घर में आ जाता है, कुछ इस तरह से आता है कि उस समय आप ना तो उसकी जन्म पत्री बना पाते हैं, ना जन्म पत्री देख पा सकते हैं, क्योंकि जन्म पत्री उसके बाद होती ही नहीं है। ना ही इतनी समय में प्रश्न कुंडली बनाई जा सकती है। पर जवाब देना जरूरी हो जाता हो। अतएव ऐसे जातकों को या पृच्छकों को कैसे भविष्यवाणी की जाए या कैसे भविष्य फल कथन किया जाए, ये लगभग एक टेढ़ी खीर हो जाता। लेकिन अनुभवी ज्योतिषी जानते हैं कि ऐसी भविष्यवाणियां कैसे करी जाए। यहां इस वीडियो व्याख्यान का उद्देश्य यह नहीं है कि फलादेश सत्य हुआ या नहीं हुआ। इस वीडियो व्याख्यान का उद्देश्य है कि भविष्यवाणी कैसे की जाए जबकि जन्म पत्री या अन्य प्रश्न कुंडली आदि का अभाव हो। प्रिय विद्यार्थियों, यह सोमवार अगस्त 12 2024 का रात्रि का समय था, जब एक 35 वर्ष के लगभग का युवा मेरे आवास पर आया। उस युवा का नाम अरुण था। वह एक संस्कारी युवा था, बहुत संस्कारी युवा था। अरुण का हल्दी का व्यापार था और उसके उस व्यापार में कुछ अनिश्चितताएं बनी हुई थी कुछ समय से। जैसे मैं कई बार आपको अपने व्याख्यानों में लिख चुका हूं और वीडियो व्याख्यानों में बतला चुका हूं कि मैं गहन शोध के बाद ही कोई भविष्यवाणी करता हूं। पर उसके लिए जिस चीज की जरूरत होती है वह है समय, जो मेरे पास एवं अरुण के पास, दोनों के पास उस समय नहीं था। अतः मैंने तत्कालिक लक्षणों पर विचार करना आरंभ कर दिया कि तत्कालिक लक्षण क्या हो सकते हैं। उनको मैंने उन पर विचार करना
आरंभ कर दिया। अब मैं उस समय जो भी प्रभावी लक्षण उपस्थित थे उनका वर्णन करता हूं। अरुण ने लाल तिलक अपने माथे पर लगाया हुआ था, जो मुझे ये सोचने में विवश कर रहा था कि उस पर मंगल का प्रभाव किसी न किसी रूप में था। अरुण जो कि सोमवार को मेरे समक्ष आया था, बार बार उतावलापन दिखाता प्रतीत हो रहा था, जिससे ये स्पष्ट हो रहा था कि उस पर चंद्रमा का प्रभाव है और उसका चंद्रमा भी कुछ प्रताड़ित लग रहा था। तीसरी स्थिति थी, तीसरा लक्षण था, अरुण ने अपने कुलोचित संस्कारों का प्रदर्शन करते हुए मेरे चरण स्पर्श किए थे, जो गुरु के स्पष्ट प्रभाव को दर्शा रहे थे। अरुण ने काले रंग की पैंट पहनी हुई थी, जो सोमवार को, क्योंकि अरुण सोमवार को आया था, वो सोमवार को 7:30 या ढैया का अशुभ प्रभाव दर्शा रही थी। अब जो मैंने चिंतन करना प्रारंभ किया कि जो अरुण है उसकी नाम राशि मेष बैठती थी, और ये बात मुझे असमंजस में डाली हुई थी, क्योंकि मेष राशि से दशम और एकादश भाव का स्वामी शनि पिछले लगभग 2 वर्षों से गोचर में शुभ चल रहा था, और गुरु भाग्य भाव का स्वामी होकर लगभग पिछले अप्रैल से गोचर में शुभ चल रहा था। तो अरुण को व्यापार संबंधी अशुभ परिणाम क्यों मिल रहे थे, यह एक चिंता का विषय था। पर शकुन ज्योतिष के सिद्धांत कभी मिथ्या नहीं होते। अतः मैंने अंतिम परीक्षण हेतु अरुण से 3 संख्या वाले किसी अष्टमंगला अंक का उच्चारण करने के लिए कहा, और जिसके उत्तर में अरुण ने 276 अंक का उच्चारण किया। 276। अब यदि हम इस अष्टमंगला अंक को देखें तो जो सैकड़े का अंक है वो 2 है। मैं यहाँ 276 अंक की बात कर रहा हूं, अष्टमंगला अंक की। तो जो सैकड़े का अंक है वो 2 है, यानी इसका स्वामी वैदिक अंक शास्त्र के अनुसार मंगल हुआ। दाही का अंक 60 है, जिसका स्वामी वैदिक मतानुसार चंद्रमा है। इकाई का अंक 6 है, जिसका स्वामी वैदिक मतानुसार शनि है। अब जैसे मैं पूर्व में भी कई बार वैदिक अंक ज्योतिष पे जो मैंने 8 वीडियो के लगभग बनाए थे, उसमें बता चुका हूं मैं कि जो दाही का अंक है, यानी कि मध्य का अंक, जैसे 276 में मध्य का अंक 7 है, ये अंक वर्तमान समय को दर्शाता है। एवं जो सैकड़े का अंक है, जो 276 अंक में 2 है, वो भूतकाल को दर्शाता है। और जो इकाई का अंक है, जो कि 6 यानी शनि का अंक है, वो भविष्य काल को दर्शाता है। प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान समय समय का वह बिंदु है जो भूतकाल को अपने में समाहित कर भविष्य की रूपरेखाओं का निर्माण करता। ये एक चिंतनीय विषय है। इसमें विचार और विमर्श बहुत जरूरी होता है, बहुत आवश्यक होता है। अब यदि आप कल्पना करें कि आपके नेत्रों के समक्ष मानस पटल पर 276 अंक लिखा है, तो आप देख सकते हैं कि जो बाएं बायां अंक है 2,
मध्य अंक के 7 और जो दक्षिण अंक है यानी कि सीधा हाथ वाला अंक है वो 6। तो जो मध्य अंक है यानी कि मिडिल डिजिट है 7, उसका स्वामी चंद्रमा है, जो कि 2 नंबर और 6 नंबर जैसे क्रूर नंबरों के बीच में एक कर्तारी योग में आ गया है। यानी ये कह सकते हो कि जो चंद्रमा है वो मंगल और शनि से पाप कर्तारी योग में संलग्न है, कह सकते हो आप। बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। अब जब हम भविष्य देखेंगे तो भविष्य के लिए हमें 6 अंक पे ध्यान रखना है, जो कि 7 के साथ युति बनाए हुए हैं। तो भविष्य में चंद्र एवं शनि की अंक युति का परिणाम मिलना स्पष्ट है। तो अंक 276 में उपस्थित 76 की जो ये संख्या है, ये स्पष्ट निर्देश कर रही थी कि अरुण पे या तो साढ़े सती चल रही है या ढैया चल रहा। ये स्पष्ट निर्देश कर दी। ये लगभग स्पष्ट हो गया कि अरुण का नाम उसकी जन्म पत्रिका का नाम नहीं है। यह मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। मेरे वर्षों के अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि यदि नाम और जन्म नाम की, क्योंकि कई लोगों के जो नाम होते हैं वो जन्म पत्री के द्वारा लिखे रखे हुए नहीं होते हैं। तो ये मेरा दीर्घकालिक अनुभव में आया है कि नाम राशि से प्रभावी जन्म राशि होती है। यह मेरे दीर्घ मतलब 3 दशकों से भी ज्यादा अनुभव में आई है बात कि सबसे पहले जो प्रभाव डालती है वो व्यक्ति के जन्म राशि यानी चंद्रमा किस राशि में है वो राशि प्रभाव डालती है। तो जब मैंने अरुण से पूछा कि उसकी जन्म राशि क्या है या जन्म नाम क्या है, तो अरुण ने जो नाम बताया उससे उसकी चंद्र राशि वृष थी, बैठती, वृष चंद्र राशि बैठती थी। अब प्रिय विद्यार्थियों, आप अब ये स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि गत लगभग 2 वर्षों से वृष राशि के लिए शनि गोचर में 10वें स्थान पे अशुभ चल रहा है, और लगभग गत अप्रैल 2024 से गोचर में वृष राशि के लिए गुरु अशुभ चल रहा है, और आगामी मार्च 2025 के बाद परिस्थितियों में सुधार प्रारंभ होगा। और इस संदर्भ में शीघ्र लाभ हेतु अरुण को उपाय भी निर्देशित कर दिए गए, जिनका वर्णन मैं यहां करना उचित नहीं समझता। अष्टमंगलांक 276 को यदि 12 से विभक्त कर दिया जाए तो शेष पर शून्य रहता, अर्थात अष्टमंगला चंद्र राशि मीन होती। यदि मीन राशि को माना जाए तो पिछले लगभग 2 वर्ष से अरुण पे साढ़े साथी प्रारंभ हो चुकी है, एवं गत अप्रैल 2024 से राशि एवं दशमेश जो गुरु है वो गोचर से तृतीय घर में अशुभ चल रहा है, जो व्यवसाय की हानि दर्शाता है एवं अरुण की व्यवसायिक बुद्धि को भी निष्क्रिय कर देता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह मैंने अरुण के लिए फलादेश किया। यहां एक बात है जो मैं अब तक बताना भूल गया।
अब तक नहीं बताई है उस बात को। मैंने इस पे हिंदी में एवं इंग्लिश में एक आर्टिकल लिख दिया है फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप में आर्टिकल में लिख चुका हूं, कई और भी साइट्स पे लिखा है मैंने। उसमें भी वो बात नहीं बताई जो मैं बताने जा रहा हूं। अरुण वस्तुतः अपनी धर्मपत्नी के साथ मेरे पास आया था, लेकिन धर्मपत्नी उसके अंदर नहीं आई थी, वो बाहर ही थी। मैंने एक आध बार उसे कहा भी बुला लाओ, वो नहीं आई। अब जब नहीं आई तो साढ़े साथी का प्रभाव स्पष्ट हो गया कि लक्ष्मी जो है घर की, वो व्यक्ति की स्त्री होती। अब वो उसे जो धन संबंधी बाधा, कारोबार संबंधी बाधा बनी हुई थी, वो कहीं ना कहीं लक्ष्मी की अव्यवस्था की वजह से बनी हुई थी। और वो लक्ष्मी का उस समय ना आना, वो साढ़े साथी या ढैया को भी पुष्ट कर रहा था। इसे कहते हैं शकुन। ये शकुन शास्त्र का विषय है। प्रिय विद्यार्थियों, इसे आंख मीच के मत इसका इस्तेमाल करना, यह अंधविश्वास हो जाएगा नहीं तो। ये प्रेरणा ज्योतिषियों के लिए प्रकृति की तरफ से होती है, या ये कह लो शिव और शक्ति की तरफ से ये प्रेरणाएं होती है। यदि आप 276 अंक को जोड़ें, 276 को, तो ये टोटल 6 आता है इसका जो। अब 6 शनि का ही अंक होता है, तो यहां पे प्रतिकूल शनि का प्रभाव पूर्ण से दृष्टिगोचरित है, दृष्टिगोचरित हो रहा, पूर्ण से शनि का प्रभाव। इस तरह भविष्यवाणियां तब करी जाती हैं जब ज्योतिषी को ज्योतिष का पूर्ण अनुभव हो, और उस पर उसने अनुसंधानात्मक कार्य भी किए हों। अब यूं तो ये वीडियो व्याख्यान पूर्ण हो गया है, तथापि मैं कुछ और बातें भी बताना चाहता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अक्सर कहता हूं, मैंने कई सोशल सामाजिक साइट्स पे भी लिखी है कि एक ज्योतिषी के लिए 20, कम से कम 20 साल का अनुभव होना चाहिए। क्यों कहता हूं मैं ऐसा? यदि आप घटनाशर होरा शास्त्र या अन्य कोई ज्योतिष का अनुपम ग्रंथ देखें, तो आपको पता चलेगा कि ज्योतिष के 18 प्रवर्तक गिनाए गए हैं, जिसमें भृगु भी एक है। भृगु शुक्र को कहते हैं। भृगु को भार्गव भी कहते हैं और शुक्र भी कहते हैं, और कवि भी कहते हैं, आदि कवि भी कहते हैं। कई जगह यदि आप देखेंगे तो भगवान वाल्मीकि को आदि कवि कहा गया है। तो उनके द्वारा लिखित रामायण में राम भरत लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न की कुंडलियां भी मिलती हैं, और ज्योतिष के अन्य ज्ञान भी मिलता है। तो जब भृगु ऋषि भी ज्योतिष के प्रवर्तकों में से एक है, महान प्रवर्तकों में से एक। शुक्र जो है वो भृगु है, जैसे मैंने कहा, लिखा है कई जगह। तो शुक्र की दशा 20 साल की होती है। इसी आधार पर मैं कहता हूं कि ज्योतिषी को 20 साल का अनुभव होना चाहिए ज्योतिषी बनने के लिए। अब मैं ऐसा क्यों कहता हूं? यदि कोई भी व्यक्ति ज्योतिष का सतत अभ्यास 20 वर्षों तक करेगा, तो वो अपनी कुंडली देखने का अधिकारी हो जाएगा, क्योंकि अपनी कुंडली का फलादेश कोई ज्योतिषी कर नहीं सकता। लगभग 20 साल के परिश्रम के बाद ही अपने बारे में सटीक फलादेश कर सकता।
आपने देखा होगा ज्योतिषी को ज्योतिषियों को ये कहते हुए कि वो दुनिया का तो बता देते, अपने बारे में अपने परिवार के बारे में नहीं बता पाते। तो समझ जाओ 20 साल से कम अनुभवी है, या 20 साल जो उसने अनुभव में लगाए हैं, वो अनुभव उसका, वो जो समय है उसका उसे पूर्ण नहीं दिया है। अब 1-2 घंटे रोज ज्योतिष को दे रहा है तो ज्योतिषी 20 साल का 40 साल में भी नहीं बन सकता आदमी। अपने और अपने परिवार की कुंडलियां देख रहा है तो 50-60-100 साल में भी ज्योतिषी नहीं बन सकता। ज्योतिषी वो तभी बनेगा जब वो दूसरों की कुंडलियां देखेगा, उस पर मनन चिंतन करेगा, अपने जो ऑब्जर्वेशंस है उनको वो लिखेगा और चिंतन करेगा, वैदिक साहित्य का ज्ञान प्राप्त करेगा, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करेगा। तभी 20 साल के परिश्रम के बाद वो अपना फलादेश करने में सटीकता लाएगा एवं अपना फलादेश करने में निपुण हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो व्याख्यान को विराम भाव प्रदान करता हूं एवं फिर किसी अन्य विषय के साथ मैं आपके समक्ष अन्य वीडियो व्याख्यान प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। भगवान शिव एवं भगवती पार्वती आप सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें।